सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी ध्रुवीकरण नहीं होता, कभी भी अदला बदली होने की गुंजाइश रहती है। इन दिनों देश की राजनीति में इसी तरह का माहौल बनता दिख रहा है। मोदी भले ही देश की राजनीति में आने के लिए छटपटा रहे हो या फिर नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके अरमानों पर पानी फेरने के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। एंटी मोदी कैंपेन की नीतीश अगुवाई कर रहे हैं। वो किसी भी सूरत हाल में मोदी को पीएम बनते नहीं देखना चाहते। ऐसे में बीजेपी जो मोदी के कंधे पर सवार होकर दिल्ली फतेह का ख्वाब पाले हुए है, उसे साकार करेगी कैसे? क्या बीजेपी बिन नीतीश चुनाव में उतरने का जोखिम लेने को तैयार है? नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज न्यूज लाइन में हम बात करेंगे मोदी को लेकर एनडीए में मचे घमासान की। तो नीतीश ने मोदी पर तीर क्या चलाए, बीजेपी तिलमिला गई। मानो जेडीयू और बीजेपी दोस्त नहीं दुश्मन है। दोनों दुश्मनों की तरह एक दूसरे पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश का बनेगा, भाजपा का ही प्रधानमंत्री देश का बनेगा। तो सुना आपने बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का बयान, प्रधानमंत्री बनेगा तो बीजेपी से ही। बात समझ से परे है कि ये लड़ाई प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए है या फिर इसके उम्मीदवार के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिकायत करने दिल्ली पहुंचे बीजेपी नेता अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह और सीपी ठाकुर जेडीयू से खासे नाराज हैं। हालात ऐसे हो गए हैं जैसे बीजेपी और जेडीयू आर पार के मूड में हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन मोदी पर निशाना साधा। उनके दिल में जो भी गुबार था मोदी पर उड़ेल दिया। नीतीश कुमार का दिल भले ही हल्का हो गया है, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार पर भारी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस ढंग से
प्रहार किया हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष रूप में, जबकि पूरा देश मर्माहत है। यूपीए सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, चाहे बलात्कार का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, काले धन का मुद्दा हो, 2G स्पेक्ट्रम का मुद्दा हो। 2 दिन पहले अश्विनी कुमार ने कोयला घोटाले में जो CBI के रिपोर्ट को टेम्परिंग की बात हो, इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की और चर्चा किया अपने घटक दल के नेताओं पर। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा और ये मैं समझता हूं किसी भी गठबंधन के स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, ये हमारे लिए अपमान की तरह है। बीजेपी नेता खफा हैं कि नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधने के बजाय सहयोगियों को अपना निशाना बनाया। बीजेपी ने जेडीयू को सलाह दी है कि गठबंधन में रहकर उसका धर्म निभाएं। बीजेपी का साफ कहना है कि पार्टी बार बार बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, आप स्वाभिमान के जवाब में उत्तर जो दिया है वो बहुत अच्छा है। हमारी पार्टी की तरफ से बहुत ही जिसको मजबूत, सबल और रिस्पॉन्सिबल उत्तर कहा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से नाराज बीजेपी आर पार के मूड में लग रही है। शायद यही वजह है कि दोनों तरफ से खुलकर बयानबाजी हो रही है। बहरहाल राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन जेडीयू ने जहां नरमी के संकेत देकर बीजेपी को राहत दी थी, वहीं आखिरी दिन नीतीश कुमार ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए कि उन्हें किसी भी हाल में मोदी मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो बिल्कुल हम बात कर रहे हैं मोदी पर मचे एनडीए में घमासान की। आर पार की लड़ाई साफ तौर पर देखी जा रही बीजेपी और जेडीयू के बीच में। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गठबंधन बचेगा, क्या एनडीए का कुनबा बचेगा या फिर टूटेगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता रूप चौधरी जी। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत चैनल न्यूज में। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस नेता आजम बरीक साहब। आजम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं एलजेपी के नेता संजय सराफ जी। सराफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे आरजेडी के नेता मनोज झा जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे चैनल 1 न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी। अग्निमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस मसले को लेकर हम बीजेपी की प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्योंकि पहले नीतीश कुमार की तरफ से बयानबाजी होती है, ये जो कहें कि इनडायरेक्ट वे में नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जाता है। उसके बाद जो तल्ख तेवर बीजेपी के देखने को मिल रहे हैं बिहार बीजेपी नेताओं के, उसे लेकर आने वाले वक्त में क्या हो सकता है और क्या ये माना जाए कि यह गठबंधन बचेगा या फिर टूटेगा, क्या कहेंगे रूप चौधरी जी? देखिए, गठबंधन 17 साल पुराना है, कोई एक दिन में ऐसे नहीं टूट जाता और वो काफी कुछ हमारे आपसे जो विचारधारा मिलती, इस कारण ये गठबंधन चल रहा है जी। और कोई कारण नहीं कि गठबंधन टूट जाए। उनके अपना मुद्दा है। देखिए, नीतीश कुमार जी या उनकी पार्टी एक राज्य की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका अपना एजेंडा है। नीतीश जी की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं कि अल्पसंख्यक राजनाथ सिंह से मिलने की मजबूरी क्या थी बीजेपी नेताओं? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप एक चैनल में बैठे, थाने में नहीं बैठे। देखिए कि सारा उनका अपना एजेंडा है। उनके वहां एक मुस्लिम वोटर बहुत बड़ी संख्या में, उनको वो रिझाने के लिए, अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए नीतीश जी कुछ ऐसा बोल सकते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नजर में कोई वोट बैंक नहीं, उसके लिए हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, उनके लिए समान नागरिक, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और यही कारण है देश की आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश जी एक बिहार तक अपनी बात को रखते हैं, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई बात, और कई बार ऐसे भी मौके आए कि नीतीश जी हमारे सामने चुनाव लड़े। पिछले साल उत्तर प्रदेश में जनता दल यू उनकी पार्टी हमारे सामने उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ी, और कई अन्य राज्यों में लड़ी है। हमारा उनका बिहार में गठबंधन है, चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। फिर से वही सवाल दोहराऊंगी, राजनाथ सिंह से फिर मिलने के पीछे बीजेपी नेताओं की क्या मजबूरी थी, अगर ऐसा कुछ भी नहीं? मिलते रहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, औपचारिक अनौपचारिक कई सारे मुद्दे होते हैं। अगली रणनीति भी हो सकती है कि किस तरह से हम अगली बार अपनी सरकार 2014 में बनाए, और वो तो राजनाथ जी बता सकते हैं, नीतीश जी बता सकते हैं कि उनकी क्या बातचीत हुई। हो सकता है कि शायद आप आज की खबर से अवगत नहीं है, या हो सकता है कि पार्टी की कोई मजबूरी हो कि इसको लेकर कुछ आपको बोलना नहीं है। हमारे साथ संजय सराफ साहब है। संजय साहब, आपसे बीजेपी नेता से बातचीत हुई, जो सवाल किया घुमा फिरा कर जवाब दिया, पॉइंट तक नहीं पहुंचे और कह गए कि हम तो ऐसे मिलने गए थे, या बीजेपी के जो नेता मिले हैं राजनाथ सिंह से वो तो ऐसे ही मिले हैं। क्या आपको लगता है कि ये बात गले के नीचे हो सकती है? देखिए, ये इन दोनों पार्टीज की नौटंकी है। न बीजेपी जेडीयू को छोड़ रही है, न जेडीयू बीजेपी को छोड़ के जा रहा है। दोनों पार्टी एक साथ थे, एक साथ रहेंगे। ये मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि कांग्रेस इनकी जो ये राजनीति चल रही है जेडीयू और बीजेपी की, इसको कांग्रेस समझ नहीं रहा है।
क्योंकि नीतीश कुमार जी अगर आज कह रहे हैं कि मैं मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा, 2005 का ये मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूं आपको, आपके मीडिया के चैनल में ये दिखा रहा हूं, जिसमें नीतीश जी और मोदी जी दोनों हाथ मिलाए हुए हैं। क्या 2005 में 2002 का मोदी नहीं था? उस टाइम क्यों नहीं उसको वहां पर तकलीफ थी और आज वो तकलीफ अपनी दिखा रहा है? जब मोदी का 2002 में प्रॉब्लम हो गई थी तो मेरा नेता रामविलास पासवान जी ने मंत्रालय से एनडीए से रिजिग्नेशन करके वो बाहर आए थे। उस टाइम नीतीश जी जब मंत्रालय में थे इसने तो बात भी नहीं की, न कहीं कहीं पर इसने कोई टिप्पणी की कि भाई वहां पर माइनॉरिटीज के। आज ये राजनीति क्यों कर रहा है लोगों के साथ? ये सब ड्रामाबाजी कर रहा है नीतीश इसके बगैर कहीं नहीं जाएगा। और कांग्रेस को भी मैं यहां से कहना चाहता हूं कि ये समझे ये कुछ भी नहीं है, ये ड्रामा हो रहा है। और इनका जो वोटिंग में इनका प्रॉपर वे में ये लोग एम्बेसडर बना के ले रहे हैं मोदी को एज एम्बेसडर अब फॉर द वोटिंग एंड अदर थिंग्स। इनका जो कैंडिडेट है, जैसे रथ यात्रा हुई थी, एलके आडवाणी जी ने रथ यात्रा स्टार्ट की थी, फिर वाजपेयी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, वैसे ही मोदी जी के थ्रू ये एम्बेसडर बना के उसके थ्रू रथ यात्रा करवाएंगे पूरे देश में। लास्ट में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट एलके आडवाणी होगा, जिसको नीतीश ने ऑलरेडी किया कि मेरे को आपत्ति नहीं है। और ये सब चीज वही सब ड्रामा चल रहा है और कोई मसला है नहीं। और आजम साहब, एलजेपी नेता की तरफ से जो सवाल किया गया है, जो बात कही गई है, जो नसीहत दी गई है, किस तरीके से लेते हैं इसे आप? आदिल साहब, यहाँ पर बातें चल रही हैं, तमाम तरह की चर्चा हम कर रहे हैं गठबंधन को लेकर, एनडीए को लेकर कि क्या ये कुनबा बचेगा या नहीं। जिस तरीके से अभी एलजेपी नेता संजय सराफ जी ने नसीहत दी है कि कांग्रेस को कि वो जेडीयू और बीजेपी की इस लड़ाई में ना आए, कोई फायदा नहीं होने वाला कांग्रेस को, ये एक सीधे तौर पर उनके हिसाब से, उनके लिहाज से ये एक नौटंकी है। क्या कहेंगे आप? जी 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 संजय जी, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहराना चाहूंगी। हम बात करें, माफ कीजिएगा आजम साहब, मैं आपसे फिर एक सवाल दोहराना चाहूंगी। यहां बात हो रही है एनडीए की और संजय सराफ जी ने यहां नसीहत दी है कि कांग्रेस को कि वो बीजेपी और जेडीयू के इस नौटंकी में ना फंसे, फायदा नहीं होगा कुछ कांग्रेस को। उनके नसीहत देने का कोई माने मतलब नहीं है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसको ये समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन मैं जवाब उनका जरूर देना चाहता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग जो आपस में शब्दों का वान चला के एक दूसरे को घायल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके घायल होने के बाद जो परिणाम आएंगे उस परिणाम से बिहार की जनता अवगत हो रही है। आज एक पार्टी के लोग गठबंधन का राज चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग औंधे मुंह गिरते। और जनता पार्टी जेडीयू के नेता ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं रहते तो जेडीयू का खाता नहीं खुलता। तो इस तरह के शब्दों के वान में कांग्रेस का कोई कहीं रोल नहीं है। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इसका अपना एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी अभी देख रही है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ करके किस तरह बिहार के जनता के द्वारा दिए गए सत्ता को का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनकी सोच का और उनकी आकांक्षाओं का घोर अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल आदिल साहब, भले ही इससे कांग्रेस का लेना देना कुछ ना हो इस लड़ाई से, इस घमासान से, लेकिन फायदा तो जरूर कांग्रेस को हो रहा होगा। हमारे साथ मनोज झा भी जी हैं। मनोज जी, जिस तरीके से चर्चा आप सुन रहे हैं, होने का जहां तक सवाल पैदा होता है तो कांग्रेस को फायदा हो या नहीं हो इसका कोई माने मतलब नहीं। कांग्रेस तो अपना संघर्ष करके जनता के बीच जाना चाहती है और संघर्ष का रास्ता अख्तियार करके जनता के बीच जाकर करके वो सत्ता में आना चाहती है। वो लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहती है जिस तरह के इन लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए रूप चौधरी जी कुछ कहना। आजम साहब, मैं आपकी सच्चाई के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। आप सच बोले, आप वाकई ना बिहार में ना देश में हैं। आपकी सच्चाई के लिए मैं आपको वाकई बधाई देता हूं। आप बिल्कुल सच बोले कि कहीं आप है ही नहीं, आपको गलत ना लोकसभा के रेस में ना विधानसभा के रेस में। आपको बधाई देता हूं मैं, बधाई आपको सच बोलने के लिए। देश में जिसकी सरकार चल रही है उसको आप कह रहे हैं देश में नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जा रहे हैं कि आप कौन सा चश्मा लगा के देखना चाहते हैं? आपको मैं बता रहा हूं, आपकी विदाई हो रही है पूरे देश से। आप देख लीजिए आपकी जो हालत है, आप भ्रष्टाचार से घिरे पड़े हैं। आपकी विदाई होने वाली है। हर रोज आपका एक नया घोटाला की चिंता कीजिए। आपके नेता मान चुके हैं कि आपकी विदाई हो रही है, आप जान रहे हैं। और बिहार में तो आपका यही नहीं। आप बिहार की जनता मान चुकी है कि आपकी विदाई होने वाली है। नेता मान चुके हैं कि नहीं मान चुके हैं उसका कहाँ आप देखने आ रहा है सारा सामने कि बिहार की जनता ये मान चुकी है कि आपकी विदाई होने वाली है। बिल्कुल, चलिए चर्चा लगातार जारी है। बिहार की जनता इस बात के लिए तैयार हो रही है कि जल्द से जल्द आपकी विदाई करेगी। जी, आरजेडी के कंधे पे जाएगी कांग्रेस। जी बिल्कुल। मनोज जी कुछ बोले। जी बोले जो बोल रहे हैं,
मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार की जनता, आज़म साहब मैं आपके पास आऊंगी। आज़म साहब और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, वो भी बोलना चाहते हैं, आपकी बात पर जवाब देना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? नेहा जी, जी नेहा जी, सर्वप्रथम तो मैं सिर्फ 15 मिनट और हूं, तो मुझे अपनी बात रखने दी हाँ जाए। जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि पिछले 2 दिनों में सबसे ज्यादा कोई चीज अगर घायल हुई है तो धर्मनिरपेक्षता और उसकी अवधारणा जी, क्योंकि यह मामला धर्मनिरपेक्षता का है ही नहीं जी। मोदी सांप्रदायिक और भाजपा सेक्युलर, ये सिर्फ नीतीश जी समझ सकते हैं जी। जिस आडवाणी जी की रथ यात्रा की वजह से 55 शहर जले और हजारों जाने गई, वो उनके नेता। बिल्कुल। तो मैं तो मानता हूं कि ये फिक्शन बहुत दिन नहीं चलेगा। तीसरी चीज, ये पूरी स्क्रिप्टेड ये थिएटर है जिसकी स्क्रिप्ट बीजेपी के अंदर लिखी गई है और उसके सूत्रधार बनाए गए हैं नीतीश जी। बिल्कुल। नीतीश जी एक रोल अदा कर रहे हैं, किसके पक्ष में अदा कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मसले में बिहार के कौमी सियासी कैनवस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आपने बहुत बड़ी बात की है कि अगर नीतीश जी की बात करें तो वो एक रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन वो रोल किसके फायदे में है और किसके लिए नुकसानदायक, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सब किस पार्टी से है? के प्रवक्ता हैं जी। तीन लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो
या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हो बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार, 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया।
तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज लाइन में हम बात कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के बिगड़ते रिश्तों की, और जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों के बीच में अब आर पार का घमासान शुरू हो गया है। क्या ये माना जाए कि एनडीए टूट जाएगा? यही सवाल पर और इसी सवाल पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। रुक करना चाहेंगे जिस तरीके से अग्निमा जी के पास। अग्निमा जी, जो सवाल यहां पर छोड़ के गए थे, मनोज झा जी के रोल क्या है ये समझने की जरूरत है। आखिर नीतीश का रोल क्या है, इस घमासान के पीछे किसका फायदा हो रहा है, ये समझने की बेहद जरूरत है। मुझे ये लग रहा है कि जो अभी बाई इलेक्शन आ रहे हैं महाराजगंज, वो टेस्ट होगा। उसमें टेस्ट होगा कि जो नीतीश कुमार ने अपना जो रुख करा है और बीजेपी के साथ जो तनाव की स्थिति, जो टकराव की स्थिति आ रही है, उसको देखते हुए इस बीच में ये लोग बाई इलेक्शन आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुछ अपना एक टेस्ट करना चाह रहे थे कि बीजेपी से दूरी दिखा के अल्पसंख्यकों को लुभाने वाली बातें करके हो सकता है कि वो टेस्ट है, और उसके बाद फिर आगे की जो जेडीयू है अपनी रणनीति, वो मुझे लगता है कि उसको और ज्यादा अपनी धार देगा, वो आ जाता है मसला। लेकिन जहां तक ये कहें कि बीजेपी की रणनीति का जो आज जो बैठक हुई, विधायक ये अपने जो बीजेपी के आए थे बिहार से कुछ नेता, 18 को फिर बैठक है जिसमें सुशील मोदी वगैरह आएंगे, तो उसमें राजनाथ ने यही कहा है कि यहाँ दिल्ली में अब बयानबाजी नहीं होगी, आपको जो करना है स्टेट में थोड़ा शायद इनके बीच टकराव की स्थिति दिखती रहेगी आपको आने वाले दिन में, लेकिन नेशनल स्तर पे मुझे लग रहा है कि बीजेपी के कोई नेता फिलहाल जेडीयू से अभी टकराव लेने के मूड में नहीं। बिल्कुल, लेकिन अग्निमा जी यहाँ सवाल ये इसलिए उठाया गया कि नीतीश का आखिर रोल क्या है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी और जेडीयू जो कह सकते हैं गठबंधन है, इसमें मिलकर जहां यूपीए सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, उन मुद्दों को उठाना चाहिए था जिससे लेकर जनता परेशान है, उन मुद्दों को नजरअंदाज करके ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों पार्टियां लड़ेंगी तो फायदा तो कांग्रेस को ही होगा। देखो, नया मुद्दा जो है अडवाणी, ये मोदी जो मुद्दा है उसको लेके जो डिफरेंसेस हैं वो बीजेपी में भी हैं। बीजेपी का एक बड़ा खेमा है जो कि अडवाणी के आप देख रहे हैं कि यशवंत सिन्हा ने भी आज कह दिया। आपके एनडीए की बात करें तो शिवसेना का भी आज आया है कि अगर अनुभव की बात होगी, नाम आएंगे तो उसमें अडवाणी की बात आएगी। तो जो डिफरेंसेज है वो ना केवल एनडीए में बल्कि बीजेपी में खुद में भी है, और वो ये समझ रही है कि मोदी को अगर हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तभी घोषित किया जा सकता है जब जेडीयू बिल्कुल अलग हो जाएगी। अगर वो अलग करने के मूड में नहीं आते हैं, और पहला और बता दूं कि बीजेपी कभी खुद से रिश्ता नहीं तोड़ेगी जेडीयू से। हो सकता है स्टेट में जाके अब ये बयानबाजी ज्यादा बढ़े और जेडीयू को हो सकता है वो देखेंगे किस स्तर तक प्रवोक होके वो तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते। एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। यहाँ पर रूप सिंह, रूप जी क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान पहले ही साफ कर चुका है कि हमारे यहाँ संसदीय दल की बैठक के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद तय होगा कौन हमारी तरफ से प्रधानमंत्री हो। तो इस सवाल के भारतीय जनता पार्टी में कोई झगड़ा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस बात को कहीं भी कोई झगड़ा नहीं। यही बात तो हम भी कर रहे हैं चौधरी साहब, यही तो हम उठा रहे हैं कि अगर टाइमिंग की बात करें तो अभी 1 साल का वक्त है, अभी लोकसभा चुनाव होने में बहुत वक्त है, लेकिन इसे लेकर जो अभी जो घमासान चल रहा है इसके पीछे वजह क्या है? इतनी तेजी, इतनी जल्दी क्यों है जेडीयू को? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी सार्वजनिक रूप से भी कह चुके हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक में भी कह चुके हैं कि सब लोग चुनाव पे ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम गांव-गांव तक, गली-गली तक और बूथ तक कैसे जाए उन तैयारियों में लगी हुई है। हम लोग कौन क्या कह रहा है इस बात की हम लोगों को कोई चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का केवल सीधा लक्ष्य है अगले साल हमारी सरकार कैसे बने, एनडीए की सरकार कैसे 2014 में बने। हमारा ध्यान अर्जुन तो है, अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख तमाम पार्टियां भी समझती हैं, लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए कहां बढ़ रही है बीजेपी आगे? हमारे साथ संजय जी है। संजय जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि बीजेपी जो अभी यहाँ पर हमारे साथ रूप चौधरी जी बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि हमारे राजनाथ सिंह ने, पार्टी अध्यक्ष ने समझा दिया है, बता दिया है कि आप ध्यान दीजिए चुनाव को लेकर, क्या आपको लगता है कि चुनाव पर ध्यान है? यहाँ तो पीएम की उम्मीदवारी को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है, चुनाव में क्या होगा इसका तो शायद कहां लड़ाई नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं। बताइए हमारी पार्टी में कहां लड़ाई पर इसमें कोई शक नहीं है। जैसे यशवंत सिंह जी ने बोला, उससे पहले दिल्ली प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट विजय गोयल जी ने भी बोला कि भाई एल के अडवाणी होना चाहिए। ये तो खुलकर आया है, बिल्कुल नंबर खुलकर। नंबर दूसरी बात जो ये कह रहे हैं लक्ष्य, ये लक्ष्य देखे ना, इनका तो कर्नाटका इनके हाथ से चला गया। जो कर्नाटका इनका पहली बार साउथ में ये लोग आ गए, साउथ में पहली बार इनको पिछले 50-60 साल के बाद में, जैसे भी 96 ऑनवर्ड्स इनकी पार्टी खड़ी हो गई, पहली बार ये लोग साउथ में आ गए। और साउथ में वहां का चीफ मिनिस्टर करप्शन के चक्कर में वहां से निकाला गया, और जब निकाला गया तो आज इनकी पार्टी देखिए कहां पर खड़ी है वहां पर। अब इलेक्शन का देखिए, जस्ट आफ्टर 15 डेज यू विल सी। बिल्कुल आजम साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी आजम साहब। देखिए यार, बहुत देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग
उस पद के लिए मारामारी कर रहे हैं, जो पद अभी खाली भी नहीं है और भविष्य में खाली रहने की कोई संभावना भी नहीं है। आज देश विपक्ष का काम होता है कि सत्ताधारी दल में अगर कुछ गलतियां कर रही है तो उसको उजागर किया जाए, उसको सही रास्ते पर लाया जाए। लेकिन ये सत्ता के लोभित लोग सत्ता हथियाने के लिए प्रधानमंत्री पद के इस तरह बंदरबांट कर रहे हैं जैसे कभी इस तरह का देखा नहीं गया है। इनके यहाँ प्रधानमंत्री पद जब खाली नहीं है उसके लिए 100 उम्मीदवारों की नामांकन, जैसे लगता है कि कोई वैकेंसी हो गई है और जिस तरह से एक वैकेंसी के बाद आवेदन दिया जाता है उस तरह से आज की स्थिति बना के रख दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है और राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है। ये लोग कांग्रेस को कहते हैं कांग्रेस। बिल्कुल आजम साहब बहुत सही कहा, वैकेंसी खाली नहीं है लेकिन उम्मीदवारी को लेकर लड़ाई चल रही है। आजम साहब, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ये दम्भ जो आपके अंदर है, आपकी पार्टी के नेताओं के अंदर भी, इसको हमने कई बार तोड़ा है। हमने 1977 में भी आपका दम्भ तोड़ा, हमने 1996 में भी आपका दम्भ तोड़ा, हमने 98 में भी आपका दम्भ तोड़ा, आपको 99 में भी आपकी औकात दिखा दी है और 2014 में आप कहाँ हैं? आपको आजादी को 66 साल हो गए, कितने साल आपने अहंकार को तोड़ देंगे। ये भारत की जनता अहंकारी लोगों को नहीं, मेरे अहंकार को नहीं, मैं आपसे ये पूछना यहाँ तो रावण और कंस भी चले गए थे, आपकी तो औकात नहीं है, आपकी तो कोई औकात नहीं। रावण और कंस को नहीं बख्शा था इस देश की जनता ने, तो आपका अहंकार टूट जाएगा, अभी अगले साल टूट जाएगा, बहुत जल्दी। आप चिंता, आपने बिहार में अपनी औकात देख ली है, अभी इसी साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सुनिए, झारखंड, खुद आप अपने गिरबान में देख लीजिए, ये सारे चुनाव होने वाले। मैं आपसे इस चैनल में यहीं बैठ के शर्त लगाता हूं, इन राज्यों में भी हम आपको आपकी औकात दिखा देंगे। आप आइए रे, जनतंत्र इस देश में, यहाँ कोई अलकायदा का वो नहीं चलता, फतवा चल जाएगा। ये देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है। आपने जिस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया है, इतने लंबे समय तक आपकी सरकार रही है और देश कहां से कहां पहुंच गया है। इस देश की जो आपने दुर्गति की है, देखिए, आपने ना तो विदेश व्यापार में छोड़ा है, ना कृषि में इस देश को किसी लायक छोड़ा है, ना देश की अर्थव्यवस्था छोड़ दी है। आप तो लूट के इस देश के माल को विदेश में भेजे हैं। वो अंग्रेज चले गए थे, आपके दूसरे अंग्रेज आ गए। जनता आपको समझ चुकी है, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी, आपका अहंकार टूट जाएगा, कांग्रेस अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाएगी। समय आने वाला है, आप देखते रहिए, आप चिंतित, अहंकार टूट जाएगा। आप दूसरे का भी सुनिएगा कि अपना बोलते रहिएगा, चिंता मत करिए, आप बेफिक्र रहिए, आप अपनी बोलिएगा। हम तो कह रहे हैं, हम आएंगे, पहले आए थे फिर आएंगे। आप अपने घोटाला, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप दूसरे को औकात दिखाने वाले लोग अपनी औकात देखिए कि आपकी क्या औकात है। आप यही औकात दिखाने की स्थिति में है। केस लगे हुए, कोई नेता आपका नहीं बचा हुआ है जिसे भ्रष्टाचार जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुका है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप में आप नहीं आने वाले, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य आप कुछ भी बोलिए नहीं हो सकता। इस देश का मुसलमान भी आपको समझ चुका है, इस देश का दलित भी आपको समझ चुका है, इस देश का किसान भी आपको समझ चुका है, इस देश का व्यापारी भी आपको समझ चुका है। कोई आपसे छूटा नहीं है। क्या करेंगे? किसानों का महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार और जो आपने देश में लूट मचाया है, इसको पूरा देश जान चुका है। किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? किस भ्रष्टाचार में आप स्वयं लिप्त है? जी बिल्कुल। अग्निवा जी, दोनों पार्टियों के पूछना चाहता हूं, दोनों पार्टियों को इस बात का दम है कि अगर 2014 में चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वो हमारे पक्ष में होंगे। ये तो फिलहाल समय के गठ में छुपा हुआ है, जनता के वोटों में छुपा हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चाहे बात बीजेपी की करें, चाहे भी बात कांग्रेस की करें, ये दोनों पार्टियां भले ही दावा तो कर रही हैं, लेकिन ये दावों पर कभी खरी उतरी है, अपने वादों पर कभी खरी उतरी है? और क्या जनता एक बार फिर से इन पर भरोसा करेगी? देखिए, बात फिर वही आ जाती कि जनता इन पे भरोसा करेगी नहीं। तीसरे मोर्चे की बात आती है। अगर हम रिजल्ट में देखें कि जो बाकी के दल हैं वो किस तरीके से रिजल्ट देते हैं, ये भविष्य की बात है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो बीजेपी अभी बात कर रही है और जेडीयू की अगर हम जो बात कर रहे थे मुख्य रूप से, तो जेडीयू को बीजेपी बिल्कुल असफल रही है समझाने में। वो रूप चौधरी जी इतने जोर जोर से बता रहे हैं कि ये मुद्दे हैं कांग्रेस के खिलाफ, ये हैं, लेकिन उन्हीं के साथी दल वो अपनी 2 दिन के अधिवेशन में कांग्रेस पर अटैक ही नहीं करते हैं। और तो कम से कम बीजेपी को अपने जो कुनबा है उसको संभालना चाहिए। कांग्रेस पे वार तो वो तब करेंगे जब अपने कुनबे को ठीक करेंगे। बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? देखिए, बीजेपी के हमारे जो अरुण जी बोल रहे थे कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी कॉन्फिडेंस से दिखाया, मेरे को तो नहीं लग रहा है ये कॉन्फिडेंस वाला मसला है। ये अपने बिहार में ही अगर देखें, अभी इनके गिरीश जी क्या बता रहे थे, वो बलात्कार की बात कर रहे थे। इनके बिहार में
जनवरी 1 से लेकर 31 सितंबर तक 823 बलात्कार हो गए, और ये बिहार पुलिस की वेबसाइट है, ये मैं कोई घर की बात नहीं कह रहा हूं। उसके बगैर में जितने वहां पर घटनाएं हो रही है वो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन प्रेशर यही है कि जो मीडिया के ऊपर प्रेशर है वो खुल के नहीं आ रहा है, जो दिख रहा है वो है नहीं। जिस तरीके नीतीश कह रहा है मैंने डेवलपमेंट की, आज भी बिहार से कम डेली 50 से 100 अनएम्प्लॉयड यूथ्स बाहर आके पूरे देश में आते हैं, और इनके बीजेपी के गठबंधन के लोग शिवसेना के हाथों वहां पर महाराष्ट्र में बेचारे पिट जाते हैं। तो तब नीतीश कुमार की सामने आके बात क्यों नहीं करते? आज भी वही अनएम्प्लॉय, अभी तक सुई का कारखाना नहीं लगा वहां पर। अब वो कांग्रेस के जोले के आगे पीछे दौड़ रहे हैं कि भाई मैं कांग्रेस के सामने आ जाऊंगा, और अभी जो उन्होंने ड्रामा कर दिया कि मेरे को जी स्पेशल दर्जा दिया जाए, जो स्पेशल दर्जा की बात कर रही है वो 1 लाख लोग की बात करे। यहां तो अन्ना हजारे जी ने 13 दिन 1 लाख से ज्यादा लोग दे दिए, और उसने अगर उसने हकीकत में वो प्रदर्शन करना चाहिए था, अगर वो प्रस्ताव आरजेडी के माध्यम से उस टाइम प्रस्ताव पास हो गया था, आज से 10 साल 15 साल पहले, उस टाइम नीतीश जी भी उस टाइम उस पार्टी में थे, उसी का एक हिस्सा थे। अगर प्रस्ताव पास हो गया, प्रस्ताव पास करने के बाद असेंबली में प्रस्ताव पास करने के बाद उसको पार्लियामेंट में भेजना है, पार्लियामेंट के माध्यम से वो आ जाता। ये स्पेशल स्टेटस संडे को नहीं मिलता। अगर ये एक सेकंड, अगर ये हकीकत में सिंसियर और ऑनेस्ट होता, वो आ जाता, संडे के बदले कोई वर्किंग डे रखता, पार्लियामेंट खुला था और पार्लियामेंट के सामने घेराव कर लेता अपने 10, 20, 50 हजार। वो थे ही नहीं उसके लोग, वो दिल्ली से दाएं बाएं यूपी से लोग आए थे, बिहार के कितने ही बेचारे लोग थे, उनको तो पता भी नहीं थी कि प्रस्ताव में क्या। संजय जी, आपकी जो आपने बातें यहाँ पर कही है, घूम फिरा कर वही सवाल आ गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी रूप चौधरी जी यहाँ पर कांग्रेस को ये नसीहत दे थे, ये बता रहे थे कि उनके पार्टी में कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, खासतौर पर बिहार की बात कर ले, तो यहाँ पर तो खुद बीजेपी और जेडीयू अलग थलग नजर आ रही है। अहंकार रैली की जाती है, बीजेपी का कोई नेता नजर नहीं आता। तो आप अपने पहले कुनबे को, आपको ही लगता है कि जोड़ने की जरूरत है, बजाय यहाँ पर सवाल उठाने की? पहले बहुत काम करने की, होमवर्क करने की जरूरत है बीजेपी को। मैं आपसे जानना चाहूँ, पहले आपका उत्तर दूं या सराफ साहब? नहीं, पहले आप सराफ साहब का दीजिए। सराफ साहब ने कहा बिहार के बारे में, अपराध के बारे में बात की। मैं इनसे कहूंगा जरा थोड़ा आंकड़ों का विश्लेषण करें। बिहार में पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, आज तो व्यक्ति कोई फैक्स कर दे तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, मेल कर दे तो एफआईआर दर्ज। सराफ साहब मुझे बोलने चाहिए, आपने जो आरोप लगा, सुनिए, मैंने आपको बीच में टोका नहीं, मर्यादा ये कहती है कि आप मेरी बात सुने, मैं आपकी बात सुने। देखिए सराफ साहब, वहां बिहार में जंगल राज था, 10 किलोमीटर चलने के लिए 4 घंटे लग जाते थे। कानून व्यवस्था की हालत ये थी, कोई उद्योगपति वहां जाने को तैयार नहीं था। आपने कहा कि बेरोजगारी, उद्योगपति वहां पर चले गए। सुन लीजिए ना, आप जरा वहां की जीडीपी देख लीजिए, बहुत तेजी से पूरा देख चुका हूं। सुनिए, आप कह रहे मजदूर, आज पंजाब में जो बिहार का मजदूर होता था, पंजाब को मजदूर नहीं मिल रहा, सारे बिहार के लोग वापस आ गए। गुजरात से बिहार के मजदूर सारे वापस आ गए कि उनको अपने राज्य में काम मिल रहा है। महाराष्ट्र से लोग वापस तेजी से बिहार वापस आ रहे हैं। मेरा राज्य उत्तर, मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश में आपके कहने से तो ऐसा तो नहीं है ना। अरे भाई साहब सुनिए ना, मैं बता रहा हूं, यूथ आज भी वैसे ही आ रहा है जैसे पहले आता था। आप शहर में जरा गांव में आके देखिए, आप जाते नहीं ना, मैं गाँव का भाई साहब सुन लीजिए जरा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में बिहार के लोग थे। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मैं किसान हूं। आज हमको मजदूर नहीं मिलते जो पहले बिहार से लोग आते थे। हम बात करते हैं उन लोगों से, भाई आ क्यों नहीं रहे हैं, कह रहे हमारे यहाँ इतना रोजगार है, उनको काम मिला है, नए उद्योग है। जवाब आज़म साहब दे पाएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस के हैं, बिहार के ही हैं, तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं कि हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है बीजेपी और जेडीयू के राज में। आज़म साहब, दावे करिए बीजेपी बड़े बड़े, इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितने खोखले हैं ये दावे? नेहा जी, दो बातें हैं आपके सामने हैं। अभी जब मैं सुन रहा था लोगों की बात, बहुत अफसोस लग रहा था कि बिहार के लोग दिल्ली में रह के राजनीति करते हैं और उनको जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं होता है। बिहार में जंगल राज था, ये बात कही जा रही थी, तथाकथित राज था। उसके निजात पाने के लिए बिहार की जनता ने एक नया विकल्प चुना था नीतीश कुमार के रूप में। उसे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था कि बिहार में जो नई सरकार आई है वो गरीबों की मसीहा के रूप में उभर के सामने आएगी। लॉ एंड ऑर्डर सही होगा, बिजली सही होगी, सड़क सही होगी। लेकिन ये सरकार सिर्फ लीपापोती की सरकार हो गई, ये सरकार सिर्फ रिपेयरिंग की सरकार होकर रह गई। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार के जंगल राज से भी ज्यादा खराब की स्थिति हो गई। उसे वहां जंगल राज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रोड जो बनी है वो मेन रोडें जो थी वो ठीक है, उसके बाद जितनी निक रोडें थी वो सब समाप्त हो चुकी हैं। बिजली की स्थिति ये हो गई कि पटना के अलावा अब कहीं भी बिजली आपको नहीं मिल रही है। नवादा में मोबाइल चार्ज करने के लिए भी बिजली
नहीं मिल रही है, तो इस तरह की स्थिति बिहार की उत्पन्न हो चुकी है। उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी, नहीं मैं नेहा जी एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग अगर संघर्ष करके सत्ता में थे तो उनको बिहार की स्थिति, उन्नति, प्रगति और तरक्की के लिए संघर्ष करना चाहिए, लेकिन आपस में ये लोग लड़ करके अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, न कि बिहार के उत्थान के लिए। बिल्कुल आजिम जी, संघर्ष तो ये वो लोग कर लेते हैं ना जो नए चेहरे होते हैं। ये तो वही चेहरे हैं जो हमारे लोजपा से निकले, आरजेडी से निकले, वही उस टाइम भी हमारे साथ नेता थे। आज अगर ये जंगल राज की बात कर रहे हैं, उस टाइम भी वही नेता थे, आज भी वही नेता है, तो कहां से जंगल राज की? आज अगर ये प्रैक्टिकली वहां पर स्थिति देखें, आपने सही बात कही है, जो जंगल राज से भी बदतर हुई है। कोई राज नहीं जो होता है, सड़कों की बात कर रहे हैं वो नेशनल प्रोजेक्ट के माध्यम से जो सड़कें बनी थी उस टाइम, पिछले हकीकत में एनडीए गवर्नमेंट में जब वो 8 लेन प्रोजेक्ट पूरी कंट्री में बना था, वही 8 लेन प्रोजेक्ट वाला वहां पर बना। उसी 8 लेन प्रोजेक्ट को उसने साइड में एक छोटी सी सड़क नीतीश कुमार जी ने लगवाई और अपना पट्टा लगाया। बेचारे रूरल में जो लोग थे उनको लगा कि नीतीश कुमार जी ने सड़क बनाई। संजय जी, आप ही की बात को मैं जोड़ना चाहूंगी। यहाँ पे जंगल राज की बात की जा रही है, लेकिन अगर बिहार की एक हकीकत और बयां करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग मीडिया के कर्मी हैं तो मीडिया को अच्छी तरीके से समझते हैं। अग्निमा जी, आपको भी याद होगा, इससे पहले भी हम चर्चा करते रहे कि बिहार में जब से नीतीश की सरकार आई है तब से मीडिया को पाबंदी, मीडिया को जकड़ कर रख दिया गया है। प्रेशर रखा है मीडिया को। फर्स्ट पेज पर मीडिया कोई न्यूज नहीं छाप सकता, कोई खबर नहीं दिखा सकता जो सरकार के खिलाफ हो। तो इसके क्या मायने निकाले जाए? किस जंगल राज की आप बात करेंगे? क्या कहेंगे अग्निमा जी आप? बिहार के लिए भी ये बात है, और भी कई राज्य हैं जहाँ पे खबरें नहीं छाप सकते हैं। आजम साहब, आपके पास मैं आऊंगी। अग्निमा जी बोलिए जी। नहीं, बिल्कुल बिहार में जिस तरह की है मीडिया को लेकर, वो जरूर उसमें नीतीश जो कहना चाहिए कि एक अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, और बड़ी स्ट्रेटेजिकली वो पूरा मीडिया को जिस तरीके से वहाँ डील करा जा रहा है, सब है वो काटजू है, उन्होंने भी बात उठाई है। बात एमएलए को, सॉरी एक एमएलए को हक नहीं है कि वो पुलिस को वहां पर बात करे। एमएलए का फंड डाइवर्ट हो गया डीएम के पास। अब एमएलए जो बनता है, जो आम जनता के वोटों से आता है, उसको डीएम के पास अपनी पर्ची लेके जाना पड़ता है। कोई पुलिस वाले को कोई फोन नहीं कर सकता। एमएलए एमपी से वहां पर पूछ लीजिए। वहां तो पूरा एक वो जो डिक्टेटरशिप चला रहा है नीतीश कुमार, वही डिक्टेटरशिप चला। वही रीजन है कि आज मैं कहूंगी उस डिक्टेटरशिप से बीजेपी के लोग भी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। इसमें ये नहीं है कि बीजेपी की, जो आप अगर देखें यहाँ हमको लग रहा है कि जेडीयू हावी हो रही है। वहां मुझे ऐसा लगता है कि जो बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं वो ज्यादा जेडीयू के खिलाफ एग्रेसिव हैं, क्योंकि वो जो अभी बात कर रहे हैं कि वहां नीतीश किसी को कोई कुछ करने नहीं दे रहा। केवल एक सुशील मोदी है, वो सुशील मोदी को उनको उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा है बस, उसके बगैर बाकी किसी बीजेपी। मैडम मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूं, जमीनी हकीकत, क्योंकि हम लोग भी वहां पर घूमते हैं। बीइंग ए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, मैं भी बिहार में रूरल एरियाज में घूमता हूं, वहां मैं देखता हूं, चाहे ये आरजेडी या कांग्रेस है, जो हुकूमत के टाइम आप ये जो मर्जी बोले, लेकिन उस टाइम एक एमएलए एक फोन करके अगर किसी भी बच्चे को अरेस्ट करते थे, पुलिस वाले को फोन करता था, एसएचओ घर में छोड़ के आता है। आज एमएलए छोड़कर एमपी भी अगर उसके या मंत्री भी जाएगा, एसएचओ मानता नहीं है उसकी बात। ये वहां पूरा बिल्कुल। चलिए आजम साहब भी आपकी बात को जोड़ना चाहेंगे, वो कुछ और अपडेट देंगे, कुछ और जानकारी देंगे। जी आजम साहब, में पूरा सब कुछ दे रखा है। जी आजम साहब बोलिए। नहीं, जिस तरह की चर्चा आप कर रही थी, आपका प्रश्न ये था कि मीडिया पर पाबंदी की बात है, तो पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लिए। प्रिंट मीडिया जिस तरह से बिहार की घटनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है, बिहार के भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रहा है, ये सब लोग समझ चुके हैं। बधाई के बात तो बिहार के या देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो कुछ सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के से कुछ सच्चाई बिहार की जनता के सामने या देश की जनता के सामने आ रहा है। आप ये बातों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ये बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि बिहार में मीडिया पर पाबंदी है कि नहीं है। बिहार में प्रिंट मीडिया को जिस तरह से ऐड दिया गया है, बिहार के इतिहास का रिकॉर्ड देख लीजिए और इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी इस तरह से नहीं दिया गया था। वही बजट से निकला है। अनएम्प्लॉयड यूथ को उनके लिए रोजगार का पैसा नहीं है, लेकिन बजट एडवर्टीजमेंट के लिए 700 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन जितना पैसा आपने मीडिया में खर्चा किया है, ये सरकार ने मीडिया में खर्चा किया है, अगर वो पैसा बिहार की जनता पर खर्च किया जाता तो बिहार की जनता की भलाई हो गई होती। अच्छा विकल्प नहीं दे पा रही है बिहार में। बहुत कुछ बोलने के लिए हमने रूप चौधरी जी को दे दिया है जवाब। हम लोगों ने अभी बिहार बचाओ रैली की है, हर जगह जहां जहां पर गए हैं वहां पर लाखों की भीड़ में लोग आ गए, लोगों ने वेलकम किया पासवान जी का। उसके साथ में जब हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी नीतीश कुमार जी ने रैली की, जूता भी मारा गया, बहुत जगह पत्थर भी मारे गए, और उसके बाद में एक ऑर्डर निकला कि कहीं पर भी काला कपड़ा पहन के अगर कोई भी आ जाएगा तो उसको बंद कर दो। लोगों ने तो अपने सिर के बाल भी मोड़ने स्टार्ट कर दिए क्योंकि काले बाल थे।
क्या बात कर रहे हैं आप? इतना एक ब्यूरोक्रेटिक और एक डिटेल बहुत कुछ बोलने के लिए दे दिया है नीतीश कुमार का जो अभी सब कर रहे हैं, ये जो अल्पसंख्यक इसको लेके, इससे तो सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस और आरजेडी को हो रही है। आप देखिए लालू जी का भी आज मैं देख रही थी अभी, तो वो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल उनको लग रहा है कि सारे अल्पसंख्यक इधर आ जाएंगे अगर जेडीयू के साथ ही इंटैक्ट रह जाएंगे। अल्पसंख्यक पहले, लास्ट में बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं अल्पसंख्यक पहले उनके साथ में इसलिए प्रेशर में जा रहे थे, अनएम्प्लॉयड थे, और सबसे बड़ी बात थी वो अनएजुकेटेड थे, उनको पता नहीं। आज सब जितने भी हमारे माइनॉरिटीज के लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और उनको सब पता है। नीतीश जी जब इलेक्शन का टाइम आया था तब वो मोदी के साथ में बोलते हैं मोदी को अंदर आने नहीं दूंगा। जब इलेक्शन कंप्लीट हो गया तो लुधियाना में खड़े होके उसके साथ में हाथ मिला के, क्योंकि अगर आज ये उसको अपोज कर रहे थे 2002 के बाद 2005 में जब ये हाथ मिलाया उस टाइम क्यों उसके साथ में खड़े हो गए और आज अपोज कर रहे हैं? उस टाइम भी तो 2002 का मोदी था, आज कौन सा अलग मोदी है? बिल्कुल, चलिए अब रूप चौधरी जवाब देंगे तमाम सवालों के। देखिए बहुत सारे इन्होंने आप खुद ही सवाल किए, खुद ही जवाब दिए, सभी ने किए। नहीं, अभी संजय जी ने कहा कि साहब वो जो नीतीश जी दावा करते हैं सड़कों का, वो तो एनडीए गवर्नमेंट की थी, बाकी एनडीए गवर्नमेंट ने सड़कें बनाई, आपने बोला अभी। तो उसमें कोई गवर्नमेंट को तो बनाना है। अरे रुक जाइए भाई साहब, प्रोजेक्ट अगर ये आपने कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाए थे? ये अटल जी का सपना था, प्रधानमंत्री सड़क योजना, गांव-गांव को सड़क से जोड़ना, बड़े शहरों के दूसरे। अच्छा सुन तो लीजिए, तब मनरेगा नहीं थी, मैं अटल जी की बात कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए जरा, कृपया प्लीज संयम रखिए। तो ये अटल जी ने सारे देश को सड़कों से जोड़ने का, सड़कों से जाल बिछाने का वो किया, उसी कारण अगर बिहार में प्रगति हुई थी, इसमें कौन सी बुरी बात है? वो तो अटल जी ने सबके लिए किया। अभी आपने कहा पुलिस के लिए, ठीक है जी, तो पुलिस के लिए उन्होंने कहा कि इनके एमएलए का फोन चले जाता था तो थाने का एसएचओ अपराधी को घर छोड़ के आता, तो वाकई इनका जंगल राज था ये। मैं इनको बता देता हूँ, रुक जाइए, अगर किसी एमएलए की या किसी नेता की कोई थानेदार या डीएम गलत बात को नहीं सुनता, इसमें कौन सी बुरी बात है? वहां कानून का राज है। क्यों किसी नेता के कहने से किसी अपराधी को छोड़ा जाए? ये कौन सा संविधान में लिखा है? भाई जब अपराधी है, मीडिया आप कह रहे हैं, मीडिया का अगर कहीं जाती हो रही तो आपके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहां की हाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो काटजू नहीं, काटजू तो आपके संजय दत्त जी को छुड़ा रहे, काटजू संजय दत्त की बात हो रही है, काटजू तो आज की डेट में प्रेसिडेंट है ना पूरे काटजू साहब रोज क्या बोलते हैं, रोज अपनी बात को पलटते हैं, आज क्या बोलते हैं कल उसको पलटते। काटजू साहब जब यही काटजू आपके यहाँ पर आप इंडिया में होते तो तब आप कह रहे थे कि काटजू ठीक है, आज जब काटजू यहाँ कह रहे हैं गलत हो रहा है। किस पृष्ठभूमि में सारे जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि उनका परिवार कांग्रेस से उनके किस किस तरह के जो भी बिहार के प्रेस के बारे में बात करेगा तो वो बिहार के बीच बोला ये कोई मर्यादा नहीं, नहीं अनुशासन है, बिल्कुल आप ठीक है साहब। सारी दुनिया जानता है अगर प्रेस पे वहां कोई अत्याचार हो रहा है, पाबंदी है, तो सारे सबके लिए दरवाजे खुले हैं। फिर आप भी तो यहीं बैठ के बिहार के बारे में खूब बोल रहे हैं ना, हम चर्चा करते रहते हैं, वहां के स्थानीय चैनल्स पे बताइए किसको कब रोका, वहां के समाचार पत्र सारे, वहां हिंदुस्तान भी, टाइम्स ऑफ इंडिया भी, दूसरे बड़े अखबार में कहा कोई एक खबर आई है किसी संपादक को नीतीश जी ने बंद किया है, कि संपादक आपने तमाम सारे सवालों के जवाब दिया। आपने कहा कि जंगल राज नहीं है, आपने कहा कि तानाशाही नहीं है, वहां पर अगर प्रेस की बात करें तो प्रेस पर भी कोई बंदिश नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों की बात करें इस समय बिहार के अंदर, क्या कहेंगे आप? हुंकार रैली में बीजेपी के नेता शामिल नहीं होते हैं, बीजेपी अलग रैली करती है, वही बिहार के मुद्दे को उठाया था, विशेष राजकीय दर्जे की मांग की जाती है, लेकिन बीजेपी अलग है और जेडीयू अलग है, कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग पार्टी कैसे हो सकती है? नहीं, गठबंधन हमारा। हाँ, तो बीजेपी के मुद्दे को लेकर अलग अलग है, तो क्या संदेश जा रहा है जनता की? 100 कार्यक्रम हमारी पार्टी कैसे होते हैं? 100 पार्टी हमारी बात की बीजेपी ने स्पेशल स्टैटस बोल दिए। देखिए 100 कार्यक्रम बीजेपी के ऐसे होते हैं जिनमें हम हर कार्यक्रम उनको थोड़ी बुलाएंगे, जहाँ साझा कार्यक्रम होते हैं। विशेष दर्जे के मुद्दे को लेकर आप कहते हैं कि बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं, उसी कार्यक्रम को लेकर बीजेपी अलग रैली निकालती है। हमने साफ साफ कहा, हमने कहा सबको संयम रखिए, अगले साल हमारी सरकार आई है, हम बिहार को, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, हम आगे विकास के लिए अलग से फंड देंगे। नहीं तो बीजेपी देगी कि जेडीयू देगी? एक मिनट अरूप चौधरी जी, आप ये जवाब दीजिए, जो नीतीश ने कल जो तीर चलाए मोदी के खिलाफ जम जम के, मोदी जी का नाम तो उन्होंने एक बार भी नाम क्या नहीं, तो और देखिए अब आप कहें कि नहीं, तो फिर अगर ऐसा नहीं था अरूप चौधरी जी, तो कल शाम को बीजेपी को प्रतिक्रिया देने की इतनी तीखी जरूरत नहीं थी।
नाम लिया या नहीं लिया, आपने वो दिया प्रतिक्रिया, तो आप तीर वो चलाए जा रहे हैं और आप केवल प्रतिक्रिया दे के आप बिल्कुल चुप बैठ गए। तो सच्चा राजनाथ जी कहते हैं अपने लोगों से यहाँ कुछ मत बोलो, यहाँ सब वहां जाके बोलो, यहाँ मत लड़ाई दिखाओ। अभी सवाल मुझसे पूछने समझे आप, वो सवाल उन्होंने मुझसे पूछा। देखिए यही तो सच्चा लोकतंत्र है, वो अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, और फिर भी हमारा गठबंधन देखिए ये बात ये नहीं कह सकते, इनको जो फतवा आ जाएगा रामविलास जी का वो करेंगे, आजम साहब नहीं कह सकते, क्योंकि इनको युवराज और महारानी जी जो कहेंगे वो करेंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम सबको अपनी बात रखने का। हमारे यहाँ जितना लोकतंत्र है और जिस तरीके से रूप चौधरी बोल रहे हैं, या तो वो अनजान है तमाम सारी चीजों से। इनको बिहार में एक हफ्ता भेजना चाहिए, बिहार में एक हफ्ता चले जाए और ये देखे वहाँ पर क्या हालत है। बिहार के बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह से मिलते हैं, ऐसे मुद्दे को लेकर मुलाकात हुई होगी। नहीं वैसे नियमित रूप से होती रहती है तैयारी। हमारी लगा मीडिया के हमारे बिहार एक हफ्ता भेज हमारी पूरा हकीकत पता लग जाए। संजय भाई देखिए बीजेपी की समस्या ये आ गई है, बीजेपी की असली समस्या ये आ गई है कि जेडीयू जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं वो एकदम एंटी जेडीयू हो गए हैं, और यहाँ सेंटर में लोग चाहते हैं कि गठबंधन के साथ आगे बढ़ा जाए। और बीजेपी का एक बड़ा खेमा जो मोदी को लेके थोड़ा रिजर्वेशन है, वो कहना चाहिए कि वो उसको चल रहा है कि ठीक है कोई तो मुद्दा उठा रहा है। तो आप देखिए उसके बाद शिवसेना का कैसे बयान आया, बीजेपी के अंदर से कैसे बयान आ रहे हैं अडवाणी को लेके, जब एक ये कह रहे हैं कि संसदीय बोर्ड में तय होगा, तो अडवाणी जी के नाम का आने का क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। भाई भाई में भी कई बार मतभेद होते हैं, परंतु समझदार पिता दोनों को बैठा के समझा देता है, मामले सुलझ जाते हैं, परिवार आगे रोज समझाते हैं, रोज लड़ते हैं, सुबह लड़ाई होती है, शाम को समझते हैं। आजकल मोदी जी आजकल इनके ये तो मामूली, यहाँ पर तो रूप चौधरी जी बिगड़ैल लड़का नजर आ रहा है, बिगड़ैल लड़का नजर आ रहा है। सुबह आप समझा, सुबह लड़ाई होती है और रात को फिर समझाया जाता है। क्या नीतीश जी ने एक बार भी ये कहा कि मैं एनडीए के गठबंधन समझदार के लिए इशारा आपने रूप चौधरी जी, पूरी दुनिया समझ गई, बीजेपी के नेता समझ गए, नीतीश कुमार समझ गए, कांग्रेस के नेता भी हैं, कांग्रेस में भी ये दुविधा जारी है कि कौन हो, सोनिया मनमोहन की केवल जोड़ी हो या राहुल को आगे बढ़ा जाए, चिदम्बरम का नाम भी कहीं से आ जाता है, तो आप उनसे पूछिए एक बार कांग्रेस वालों से भी पूछ लेना चाहिए। मनमोहन जी के बिल्कुल आपने दिग्विजय सिंह जी का भाषण नहीं सुना, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी नेहा जी बोलिए इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नेहा जी जब आप चौधरी जी से पूछ रही हैं तो हमको लगता है कि अब उन लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ने सत्ता के लोभ में अपना आत्मसम्मान बेच दिया है। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग जनता दल यूनाइटेड के लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी इन लोगों की बोली नहीं निकल रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा था, दूसरी बात ये कह रहा था कि बिहार के जितनी इश्यूज हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए इन लोगों ने विशेष राज्य के दर्जे की बात की। विशेष राज्य के दर्जे का कोई माने मतलब अभी नहीं था। कर रही है जानकर जी ये बड़प्पन है शायद बीजेपी का, तभी तो सब सुनने के बाद भी उसे लग रहा है कि नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं कहा मोदी के खिलाफ। नहीं बड़ापन नहीं है, उन्होंने अपना सम्मान बेच दिया, आत्मसम्मान बेच करके सत्ता के लोभ में इस तरह की बातें कर रहे हैं। अध्यक्ष शरद यादव जी क्या कहते हैं, उनका आपने भाषण सुना, हमारा गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है, चलता रहेगा आगे भी, और इतना पुराना उन्होंने सरकार की तारीफ की है। ये तो चौधरी जी अजीब बात हो गई, एक शाम रात पहले जाके वो राजनाथ जी के यहाँ जाके खाना भी खाते हैं, सब कुछ कराते हैं, दूसरे दिन एकदम गालियों की बौछार। नीतीश जी का अपना वोट बैंक इसका कोई मतलब है क्या कि देश में मत बोलो, दिल्ली में मत बोलो, जाके बिहार में बोलो, इसका क्या मतलब है? ये क्या मैसेज देना चाहते हैं राजनाथ सिंह? चलिए वक्त की बेहद कमी है, लेकिन आखिर में वही सवाल पर हम आते हैं कि क्या ये कुनबा, क्या एनडीए टूटेगी या फिर बचेगी? छोटी छोटी प्रतिक्रिया हम यहाँ लेना चाहेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के पास आएंगे और अंतिम में बीजेपी के पास जाएंगे। कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं आजम साहब, आपसे जानना चाहेंगे एनडीए टूटेगा ये कुनबा या फिर बचेगा, क्या कहेंगे आप? बहुत संक्षेप में। एनडीए तो पहले ही अपना अस्तित्व समाप्त हो रहा है, उसके टूटने की चिंता हम लोगों को नहीं है। जो चीज अस्तित्व में होती है वो टूटती है तब चिंता होती है। बहुत बड़ी बात कही आपने। कर्नाटक में समाप्त होने जा रही है, बिहार में स्थिति खराब है, तो जो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है तो उसके टूटने की चिंता मैं क्या करूं? बिल्कुल, यानी कि अस्तित्व खत्म हो चुका है एनडीए का। बहुत जी बिल्कुल, क्या कहेंगे संजय जी? देखिए एनडीए तो टूटे ना टूटे उसकी तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये 100% है कि जेडीयू
चोली दामन का साथ है इनका, ना ये उसके बगैर रहेंगे ना वो इनके बगैर रहेंगे। वो जो ड्रामा कर रहा है माइनॉरिटीज का, लेकिन माइनॉरिटीज ने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रखा है। माइनॉरिटीज आज उससे पूछ रही है, अगर आज आप ड्रामा कर रहे हो मुसलमानों के बारे में, तो 2005 में तुम क्यों मोदी के साथ फिर लुधियाना में खड़े हो गए? उस टाइम 2002 का मोदी नहीं था, आज क्यों ये मोदी नया हो गया और उस टाइम पुराना था। की कमी ड्रामा करिए यहाँ पर दोनों पार्टियां, क्या कहेंगे अखिल जी आप? नेहा, जो बीजेपी और सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि दुविधा, जेडीयू ने तो अपना स्टैंड कर लिया, बीजेपी में ज्यादा दुविधा नजर आती है मुझे। जी बिल्कुल। अब आखिर में बीजेपी नेता, कोई दुविधा नहीं, हमारा गठबंधन था, है, रहेगा। जी बिल्कुल। मिली जुली प्रतिक्रिया, किसी का कहना है कि नाटक कर रही है ये दोनों पार्टियां, किसी का कहना है कि अस्तित्व में नहीं थी। बिल्कुल संजय जी, वक्त की कमी है इसलिए माफी चाहते हैं। बिल्कुल रूप चौधरी जी, आपसे भी रूप चौधरी जी, मोदी जी को एम्बेसडर बना के हल्के अडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर लेकर सामने ला रखे, अगर डायरेक्टली उसका नाम लेते हैं वो एक्सेप्टेबल वो बाबरी मस्जिद का नाम पर वो आ जाता है, एक्सेप्टेबल है। मुझे अच्छी तरह याद है किस तरीके से अडवाणी जी को घोषित करा गया, बट आरएसएस तो चाहती नहीं है अडवाणी जी को करना। अभी तो आपको उनसे और रूबरू होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी नेताओं का और साथ ही साथ अग्निमा जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे एनडीए की, हम बात कर रहे थे उस कुनबे की, उस गठबंधन की जो कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई उसमें नजर आ रही है, वो टूटती हुई नजर आ रही है। क्या ये टूटेगी या बचेगी, आने वाले वक्त में साफ हो जाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कई एकड़ की फर्द पे पहले ट्रैक्टर कर्जा मिलता था, इतनी जमीन रहन रखने पर दिल किसान का जलता था। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों, हुड्डा जी का सुनो ऐलान, एकड़ से भी कम फर्द के बदले